नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है साइंस का, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन यानी कि गति। ठीक है। और दोस्तों, गति को स्टार्ट करने से पहले हम गति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। गति किसे कहते हैं? दोस्तों, किसी भी वस्तु के स्थान में जो परिवर्तन होता है वो उसकी गति कहलाती है। यदि हम किताबी परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहा जाता है। दोस्तों, गतियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से हम पहली गति पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, मैं इनके बारे में बताता चलूँगा और बोलता चलूँगा, आप लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मोशन along a straight line। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? दोस्तों, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उसकी स्थिति सीधी रेखा में हो तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। ठीक, जैसे सड़क पर चलती हुई कार या पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रेन, ये सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। दोस्तों, दूसरी गति हमारी आती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति या इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? दोस्तों, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे उपग्रहों की गति। ठीक है। कौन सी गति? उपग्रहों की गति। या फिर आपने देखा होगा जो कोल्हू चलाते हैं बैल, उसकी गति। कोल्हू चलाते बैल की गति, ये भी वृत्ताकार मार्ग पर ही गति करते हैं। ठीक, तो ये किसके उदाहरण हैं? वृत्तीय गति के। तीसरा आता है दोस्तों हमारा घूर्णन गति। दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन मत होना वृत्तीय गति और घूर्णन गति में। घूर्णन गति को हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। रोटेशनल मोशन। ठीक है दोस्तों, वृत्तीय गति में क्या होता है? वृत्तीय गति में वृत्ताकार मार्ग पर चलती है कोई वस्तु। ठीक है, ऐसे करके इस प्रकार से। जबकि घूर्णन गति में क्या होता है? ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। जैसे छत का पंखा है ना, एक ही बिंदु के चारों ओर घूमता है ये। ठीक है, अपने अक्ष के। और दूसरा लट्टू की गति, ये कैसी गति है? घूर्णन गति। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा आवर्ती गति। आवर्ती गति को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। देखो ये क्या होती है? आवर्ती गति। इसमें कोई भी वस्तु अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है। ठीक, जैसे सरल लोलक की गति, जो पेंडुलम वाली घड़ियां होती हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा अभी आगे। जैसे सरल लोलक की गति, ये कैसी गति है? आवर्ती गति। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें कोई भी वस्तु अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है, यानी कि लौट के घूमती है बार बार। जैसे घड़ी की गति। ठीक, जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं वो। ठीक है, आवर्ती गति के उदाहरण है। पांचवा आता है आपका दोलन गति। ठीक है, दोलन गति को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, दोलन गति क्या होती है? दोस्तों, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। ठीक है, मान लो ये स्थिति है, इधर जाए और इधर जाए, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति या दोलनी गति। इसको हम काल्पनिक गति भी कहते हैं। ठीक, ऑसिलेटरी मोशन। इसका उदाहरण तो झूला झूलता हुआ बच्चा, झूला झूलते बच्चे की गति। ठीक, ये इसके दोलन गति के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और कि कोई भी आवर्ती गति दोलन गति हो सकती है, लेकिन कोई भी दोलन गति आवर्ती गति हो ये जरूरी नहीं है।
ठीक। अगला आता है हमारा प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को परवलयाकार पथ पर फेंकते हैं तो जो आकार शेप बनता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने मान लो हाथ से खड़े होकर कोई वस्तु फेंकी ऐसे इस शेप में, तो ये जो गति होगी ये कहलाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसे यदि हम क्रिकेट भी खेलते हैं और बॉल आई हमने मार दी बल्ले से, ठीक है, तो ये कौन सी गति होगी? ये होगी प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो इसमें लिख लेना उदाहरण इसका, किसी खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद। ठीक है, चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो चाहे फुटबॉल का खिलाड़ी हो। फुटबॉल वाला खिलाड़ी यदि फुटबॉल को लात मारेगा तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ही क्या करेगी? गति करेगी। ठीक, तो दोस्तों ये तो थे हमारे गति। अब गति को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। दोस्तों अदिश राशि वो राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है और इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब आदि, ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं। ठीक है, इसमें हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमसे द्रव्यमान पूछे तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका खुद का वजन होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। चाल की यदि हम बात करें तो चाल क्या होता है? दूरी बटे समय, तो दूरी चाहिए और समय चाहिए, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसमें हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। यदि बात करें सदिश राशियों की, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। दोस्तों इसमें एक बात और याद रखना कि जरूरी नहीं है यदि किसी राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है तो वो सदिश राशि ही हो। इसका एक अपवाद भी है, विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है लेकिन फिर भी ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, थोड़ा एक अपवाद भी है। उसके बाद आता है दोस्तों विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए। ठीक है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये चला डायरेक्शन में 5 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट में चला। ठीक है, उसके बाद ये साउथ में चला 4 किलोमीटर, ठीक है, ये फिर वेस्ट में मुड़ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यदि हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की, ठीक है, तो डिस्टेंस तो कहलाएगी, ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी। तो 5 + 4 + 5 ये कहलाएगा इसका डिस्टेंस। 5 + 4 + 5 14 किलोमीटर। ठीक, ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक बिंदु ये है और एक फाइनल पॉइंट इसका ये है। ठीक है, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 4 किलोमीटर। ठीक है, और यदि यही बिंदु वापस घूमकर इसी पॉइंट पर पहुंच जाए तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये इससे किसी अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाए तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसको इसके माध्यम से समझ सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से। 0 है, ये +1 है, ये +2 है, ठीक है, ये +3 है, ये माइनस है, ये -2, -3। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति है या कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ भी ले सकते हैं। ठीक, अगर मान लो कि 2 किलोमीटर ये किससे जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये है इसका। यदि इसको हम 3 किलोमीटर वेस्ट में भेजते हैं तो ये क्या करेगा? पहले 2 किलोमीटर आएगा अपनी इनिशियल पॉइंट पर, ठीक, यहाँ पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। यदि हम 3 किलोमीटर की बात करेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं
जब भी हम विस्थापन निकालेंगे, ठीक है, जैसे 2 गया और फिर वापस कितना आया 3, वापस के लिए हम हमेशा माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। तो कितना पहुंचेगा -1 किलोमीटर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य, ठीक। और यदि हम किसी सर्कुलर मोशन में भी गति करें तब भी वहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ से चला और वापस यहीं पर पहुँच गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इसका, ठीक है। ये कहलाता है विस्थापन। इसके बाद यदि चाल की बात करें तो चाल होता है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है इसका, और ये है एक अदिश राशि है, ठीक। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। चाल और वेग लगभग दोनों सेम होते हैं, लेकिन वेग में क्या होता है, एक निश्चित दिशा दी गई होती है, ठीक है। तो एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, और यह है एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी वही होता है जो चाल का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों त्वरण की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, ठीक, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसके वेग में परिवर्तन की दर को, वेग कैसी राशि है, सदिश, और यदि वेग सदिश है तो त्वरण भी कैसी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं, मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला इसका ये होता है, गति के प्रथम समीकरण से निकलता है, ए त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ठीक है। त्वरण को समझ लेते हैं क्या होता है, एक ग्राफ के माध्यम से दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। ये ग्राफ है, मान लिया ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमने ले लिया समय सेकंड में, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट, ये +5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसकी का वेग ले लिया मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। ये ले लिया 20, ये 40, ये 60 और ये 80, ये मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको धनात्मक कैसे होगा, ठीक। धनात्मक ये माना हमने इस पॉइंट पर, ठीक है, किसी कंडीशन में, धनात्मक की कंडीशन में u क्या होगा, यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, अंतिम वेग कहाँ पहुँचा, 20 पर पहुँचा, ये इसका अंतिम वेग हो गया, ठीक है। समय कितना, 5 सेकंड के बाद कह रहा है कितना त्वरण होगा, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। फॉर्मूला बताया था v - u/t, v होता है अंतिम वेग, ठीक है, 20 - 0/t यानी कि 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20/5, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दोस्तों निकल के आया धनात्मक की कंडीशन में, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको ऋणात्मक की कंडीशन क्या होगी, ऋणात्मक कैसे होगा, ठीक है। ऋणात्मक दोस्तों ऐसे होगा, मान लो किसी का वेग कम हो रहा है, ठीक है, हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, ठीक। ये सॉरी डिफरेंस थोड़ा सा ये हो गया, मान लो ये क्या था, प्रारंभिक वेग, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ऋणात्मक की कंडीशन में, यहाँ पर प्रारंभिक वेग भाई 20, 60 से कितना हो गया, 40 हो गया, तो शुरुआत में कितना था, 60 था, तो प्रारंभिक वेग यहाँ 60 था और अंतिम वेग कितना हो गया, 40 पे हम निकाल रहे हैं इसका, 40 पे, ठीक है। और समय कितना है, 10, ठीक है, 0 से कहाँ पहुँच गए, 10 पे पहुँच गए, ठीक है। तो समय क्या था, 10 सेकंड। तो यहाँ पर हमको त्वरण निकालना है, तो वही v - u/t, ठीक। तो v कितना हो जाएगा यहाँ पर, 40 - 60/10 माइनस के 20/10 बराबर, ये कितना आ गया, ऋणात्मक में आ गया ये वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं शून्य किस कंडीशन में होगा,
तो दोस्तों शून्य के लिए कंडीशन ये रहेगी, मान लो कोई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, इसी को मान लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड कंडीशन है, ठीक। अब देखो शून्य के लिए क्या कंडीशन होगी, प्रारंभिक वेग 40 है, ठीक है। हम 10 सेकंड बाद निकाल रहे हैं, तब भी कितना ही है, 40 ही रहेगा, अंतिम वेग भी, ठीक। अब हमको त्वरण निकालना है, त्वरण निकालना है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0/10 बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। इस कंडीशन में त्वरण इसका हो जाएगा 0। तो दोस्तों तीनों कंडीशन बता दिए, धनात्मक कैसे होगा, ऋणात्मक कैसे होगा और शून्य कब होगा, ठीक है। तो इन कंडीशन में इसका वेग क्या हो जाएगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ, मैंने लिख रखा है, बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है, बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु का वेग घटता है तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है या समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु का त्वरण शून्य होता है, ठीक है। और ये वही है, यदि वस्तु का समान समयांतरालों में वेग परिवर्तन समान हो तो वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील होती है, और यदि वस्तु का समान समयांतरालों में वेग परिवर्तन असमान हो तो वह वस्तु असमान त्वरण से गतिशील होती है। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि नियत त्वरण वाली गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी सेकेंड होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों ये है त्वरण के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में है गति के समीकरण, जहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट के लिए शो किया गया या दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और बाकी के पता ही है, थर्ड में ये है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों यदि हम बात करें गुरुत्वाधीन की गति के लिए, ठीक है, इसी में यदि मैं आगे जोड़ देता हूँ, ये तो हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यदि मैं बात करूँ गुरुत्वाधीन गति, गुरुत्वाधीन गति मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक, इसके रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूं तब भी गति के 3 ही समीकरण रहते हैं, 2 कंडीशन रहती हैं, एक होती है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक, और एक कंडीशन होती है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। दोस्तों हम सबको पता है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, पृथ्वी तल से नीचे से ऊपर की ओर, तो जी का मान क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं, एक तो हम दूरी की जगह हाइट ले लेते हैं जब ऊंचाई की बात आती है तो, ठीक है, और त्वरण की जगह बात आ जाती है गुरुत्वीय त्वरण की, ठीक है। तो जो पहला समीकरण बनता है वो बन जाता है v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है। दूसरा बनता है ये h बराबर यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड बन जाता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as और 2gs, ठीक है। और यदि हम बात करें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, तो ये यहाँ पर जो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट होता है वो h में शो चेंज हो जाता है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये प्लस g बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन बनेगी h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड बनेगी v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gs। दोस्तों इनका यूज़ कहाँ होगा, इनका यूज़ न्यूमेरिकल्स में होगा, ठीक है। यदि आपको न्यूमेरिकल्स में वेलोसिटी दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इनमें रिलेशन दिया हो, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि हमें बात करेगा वो हाइट की, ठीक है, और पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने की, तो हम ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, और लाइक शेयर
और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, ओके दोस्तों, धन्यवाद।